नमस्कार आप सबको। इस समय बरवाली से जुड़े हैं। जगदीश मिस्त्री जांगड़ के घर में हम मौजूद हैं और आपको बता दें कि उनके बेटे को एक बड़ा अचीवमेंट मिलने वाला है। इस खुशी में हम साझा हो रहे हैं। महेंद्र सिंह जांगड़ के साथ वार्ता करेंगे। महेंद्र जी, कहाँ पुरस्कार मिलेगा थोड़ा बताइए जी। आपको पहले बधाई हो। आपको भी बहुत बहुत बधाई। सबसे पहले तो आपको और आपके दर्शकों को मेरा सादर प्रणाम और आपका बहुत बहुत साधुवाद जो आप हमारे से जानकारी साझा करने के लिए आप पधारे हैं। तो अभी मैं पिछले 15 सालों से कृषि आदान निर्माता कंपनियां और वितरण कंपनियों में नौकरी करता आ रहा था। उसके साथ साथ किसानों के साथ जो हमारे अनुभव साझा करने के लिए जाते थे या कोई प्रोडक्ट के बारे में बताने के लिए जाते थे तो वहाँ पे बहुत सी समस्याएं देखने को मिलती थी। कुछ तो पिछले 20 सालों से देख रहे पंजाब हरियाणा में जो बहुत ज़्यादा केमिकल का जो इस्तेमाल होने से, रासायनिक खादों का, रासायनिक दवाइयों का इस्तेमाल होने से घर घर में कैंसर के पेशेंट हो गए हैं जी। उनका मुख्य कारण क्या था, वो रिसर्च मैंने करना शुरू किया था। तो मेरा जो वर्किंग कार्य क्षेत्र जो है वो ज़्यादातर जोधपुर और मारवाड़ रहा है। तो वहाँ पर रासायनिक खादों का उपयोग बहुत कम है और नेचुरल लोग वहाँ पे खाना खाते हैं, नेचुरल चीज़ वो पैदा करते हैं। वहाँ बीमारियों का हमने जो रेशो देखा था, अनुपात देखा था, वहाँ का और पंजाब का हम देखें तो पंजाब उसमें 1000 गुना आगे था, पंजाब हरियाणा, तो वहाँ बहुत कम है। वहाँ पे अपन देखते हैं तो लगभग 100 साल के, 80 85 साल के, 90 साल के लोग हैं वो खेतों में काम कर रहे हैं। किसी प्रकार के उनके अंदर का दिक्कत नहीं है, कोई बीमारी नहीं है। आँखों का चश्मा की बात करें तो आँखों की रोशनी बहुत अच्छी है, उनका खान पान बहुत अच्छा है, उनकी पाचन शक्ति बहुत अच्छी है। तो उसके पीछे मैंने उनका इतिहास जानना चाहा और वहाँ की जो खेती थी, परंपरागत खेती थी, उनमें काम करते करते देखते देखते मैंने वहाँ से अनुभव हासिल किया है कि जो प्राकृतिक खेती है वो सबसे उत्तम उपाय है इन चीज़ों से बचने के लिए। जी। फिर मैंने इसके ऊपर रिसर्च करना शुरू किया। जो अपना मुख्य उद्देश्य ये था कि जो खरपतवार उगते हैं और खरपतवार नाशी दवाइयों का जो उपयोग लोग करते हैं वो सबसे महत्वपूर्ण इसके अंदर जो है अहम भूमिका निभाता है बीमारियों में। जी। चाहे वो अपने इसकी अपने क्या बोलते हैं बीपी की हो, शुगर की हो, या फिर अपने जो हार्ट अटैक का है, लकवा का, पैरालिसिस का, इन बीमारियों में उनका बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट आता है। फिर मैंने देखा कि भाई एक चीज़ मैंने रिसर्च की थी, खुद ने ये सोचा कि भाई ये खरपतवार उगते क्यों है और अलग अलग क्यों उगते हैं। अब जैसे खरीफ का सीजन, अभी रबी का सीजन है, इस समय आपने गेहूँ बोया हुआ है, चना बोया हुआ है, सरसों बोई हुई है, ठीक है, इसबगोल भी है, जीरा भी है। सभी फसलों में खरपतवार अलग अलग है। गेहूं के अंदर पालक घास बोलते हैं वो खरपतवार और गोली डंडा खरपतवार है, जबकि उसके अंदर प्याजी या मेथी घास जो बोलते हैं या दूसरी चीज़ें वो उगती नहीं है। मस्टर्ड जो रायडा सरसों है उसके अंदर प्याजी वगैरह ये उगती है। तो ये क्यों उगती है? तो ये प्रकृति ने जो चीज़ें पैदा की है, ईश्वर ने जो चीज़ें पैदा की है, हर फसल के साथ में अलग अलग खरपतवार है। तो वो खरपतवार उसकी नुकसान के लिए नहीं है, उसको फायदा देने के लिए होते हैं। उसको समझने की जरूरत होती है। और फायदा कैसे देते हैं कि उसका हम निदान करें, खोदी निकालें। खोदी निकालने के बाद में जो फसल, उसके खरपतवार के अवशेष जो होते हैं वो जमीन में मिलेंगे और उसके अंदर उसके पोषक तत्व, उस फसल से संबंधित पोषक तत्व होते हैं। मालिक ईश्वर जो है वो उसके साथ में जरूर पैदा करता है उसको। लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि उसके अंदर दवाइयों का इस्तेमाल करके, खरपतवारनाशी दवाइयों का इस्तेमाल करके उसको खत्म करते हैं, प्लस उसके अंदर फसल के अंदर भी साइड इफेक्ट उसके आते हैं और भूमि की उर्वरक क्षमता भी कम होती है। इन चीज़ों पे काम करते करते मैंने लोगों को बताया कि अगर आप खरपतवार से निदान पाना चाहते हो, या तो उसमें निदान करो, नहीं तो फिर उसके ऊपर आप मल्चिंग करो, किसी भी घास की, किसी भी फूस की, चाहे वो तूड़ी बची हुई हो, कणक की तूड़ी होती है, गेहूं की तूड़ी होती है, खराब तूड़ी है वो डाल दो, या सरसों का जो तूड़ा बोलते हैं वो डाल दो, चने का जो चारा होता है वो डाल दो, खराब हुआ वो डाल दो पानी लगाने के जस्ट बाद में, ताकि वो खरपतवार उगेंगे नहीं और वो जो चारा है वो उसके अंदर अपने खाद का काम करेगा जी। उसके साथ साथ फिर दूसरी चीज़ें भी देखी, जैसे अपन फील्ड में जाते हैं तो एक खेत में फसल लगी हुई है, उसके ऊपर कीट आए हुए हैं, बाहर उसके पौधे लगे हुए दूसरे, जैसे मतलब झाड़ियाँ होती है, जैसे आक हो गया, धतूरा हो गया या नीम होता है, उनके ऊपर कीट आते नहीं है। उनका कारण क्या रहता है कि उस फसल के ऊपर कीट आ रहे उसके ऊपर नहीं आते, और कौन से कीट उसके ऊपर आते हैं, कौन से नहीं आते। तो उनको मतलब निवारण करने के लिए केमिकल का उपयोग न करके उन पौधों का उपयोग करो, ताकि उनकी वजह से कीट उसके ऊपर आए नहीं। बिल्कुल इंटरक्रॉप उसमें अपने करके और उसको कंट्रोल किया जा सकता है। अपने पुराना इतिहास में देखते आ रहे थे जब बचपन में कि खेत बरानी चनों की खेती करते थे, उसके अंदर सरसों की आड़ लगाते थे, जो एक लाइन 15 से 20 फीट के ऊपर सरसों के लगाते थे। उसका कारण क्या था कि अगर पाले की चपेट आएगी तो सबसे पहले सरसों सहन कर लेगी, चने को नुकसान नहीं होगा। अगर पाले की चपेट नहीं आएगी
तो सरसों के अंदर क्या होता है, सल्फर की मात्रा होती है, और चनों के अंदर जो दाल होती है उसमें प्रोटीन की मात्रा होती है, तो दोनों का कॉम्बिनेशन बैठता है। और उनको लगाने की दिशा भी अलग होती थी। वो लगाते थे पूर्व पश्चिम दिशा में, यानी उत्तरी हवा जो पाला मारती है उससे बचाव के लिए। बिल्कुल। ठीक है। और दूसरा, उसके अंदर जो चने में जो कीट आते हैं वो सरसों पे नहीं आते हैं, जो सरसों पे जो कीट आते हैं वो चने में नहीं आते हैं। तो इंटर क्रॉप में दोनों से कंट्रोल हो जाता है, वो कीट भागता है उससे। ये पुराना अपने आज के तारीख में जो कहते हैं लोग कि हम कंट्रोल करें, ये कुछ नहीं है। आज से 100 साल पहले हमारे बुजुर्गों ने इस तकनीक को अपनाया हुआ था। बिना किसी डीएपी के, बिना किसी यूरिया के, बिना किसी स्प्रे के बहुत अच्छे पैदावार होती थी। बिल्कुल सर, आपको एक बीच में बात बोलूं कि आज कैंसर दिवस भी है, तो कैंसर को रोकें कैसे, तो इस पर भी मंथन हो रहा है। तो स्टिक बैठती है बात कि हमें हमारे पर्यावरण को और हमारी खेतीबाड़ी को बचाना होगा। सबसे पहले तो हमारे को अपने अंदर, खुद के अंदर सुधार करने होंगे। जो सुधार है 2 प्रकार के, एक तो घर में पशु और दूसरा हमारी खेती जी। घर में हम जो भैंस वगैरह रखते हैं वो भी बीमारी का घर है। सबसे पहले हमारी जो पौराणिक देसी गायें हैं, उन गायों का आप घर में पशु रखो। उसका दूध और उसका गौमूत्र जो होता है, गौमूत्र का जो मतलब घर में छिंटा भी लगता है ना, तो वो बैक्टीरिया को भगाता है। दूसरा, उसका दूध जो है वो शरीर के अंदर किसी प्रकार के अनावश्यक सेल्स, कोशिकाओं को नहीं बढ़ाता। उसके अंदर बहुत ज़्यादा स्फूर्ति होती है। आप देखते हैं कि भैंस का जो पाडा होता है या पाडी होती है, वो दूध पीने के जस्ट बाद में हाथों हाथ वो लंबा पसर के सोता है। ठीक है। और जबकि गाय का बछड़ा जो होता है वो कूदता है दूध पीने के बाद में। उसके अंदर इतनी स्फूर्ति आ जाती है, उसके अंदर इतनी ताकत आ जाती है कि वो कूदता है। हालांकि उसका फैट जरूर कम होता है, घी कम होता है, लेकिन उसके अंदर ताकत अलग तरीके की होती है, वो फैट नहीं जमाता। महेंद्र सिंह जी, आपको पूछेंगे जो आपको अवार्ड जो मिलने जा रहा है वो कहाँ से मिलता है, दर्शकों थोड़ा बताओ कैसे मिलेगा ये आपको। मैजिक बुक ऑफ रिकॉर्ड जो है, जो अपने जो प्रतिभाशाली जो लोग होते हैं या जिनकी रिसर्च की होते हैं उनको रिकॉर्ड दर्ज करती है। और वहाँ की एक संस्थान है मैजिक एंड आर्ट यूनिवर्सिटी फरीदाबाद की, वो ऑनररी डॉक्टरेट उपाधि होती है, वो मानद उपाधि जिसको बोलते हैं, वो प्रदान करती है। वो उत्कृष्ट कार्य करने के लिए करती है। तो उन्होंने जो हमारा जो तैयार किए हुए प्रोडक्ट्स हैं, जो ऑर्गेनिक और विकसायल पद्धति से तैयार किए थे, वो उनके पास गए, उन्होंने उसका ट्रायल करके देखा है। उसके बाद में अभी उनका जो 14 फरवरी को फरीदाबाद के अंदर जो दीक्षांत समारोह हो रहा है डिग्री वितरण का, उसके अंदर हमारे को उन्होंने आमंत्रित किया कि आपको हम ये अवार्ड देना चाहते हैं, आप भी आओ और हमारे इसके रिकॉर्ड के अंदर आप शामिल हो। शुक्रिया सर, बधाई हो आपको। थैंक यू, धन्यवाद।